and wavelength changes, but frequency remains same. ठीक है, तो जब तो लाइट या सॉरी लाइट कह रहा हूँ, लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लिख लो, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट है। कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे लाइट हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे एक्सरेज हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे माइक्रोवेव्स हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे यूवी रेज हो, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ये तुमने उसमें पढ़ा होगा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में। यस सर। है ना, स्पीड चेंज हो जाती है जितने अनुपात में रेशियो में जितने प्रोपोर्शन में स्पीड चेंज होती है उसी प्रोपोर्शन में वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी घटी मान लो तो लैम्डा भी घट जाएगा, वेवलेंथ भी घट जाएगा, ये क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगी, ये सेम रहेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। बिकॉज ये सेम क्यों रहती है, ये सेम इसलिए रहती है, इट इज सेम, it remains same because it depends on source frequency। ये किस पर डिपेंड करती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। याद हो तो बताया था कि और चार्ज ऑसिलेट करते हैं, चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो जो आपके चार्जेस, यानी चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऑसिलेटिंग चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब वो किसी भी मीडियम में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी पर क्या चीज सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो हम पढ़ते थे ना ऐसे रिफ्रैक्शन वाले में, ऐसे पढ़ते थे कि लाइट रे आ रही है, ये नॉर्मल बनाते थे, फिर ये मान लो रेयर मीडियम है, इसको एयर मान लो, फिर यहाँ पर वाटर मीडियम आ गया, है ना, जो डेंसर है एयर के कंपेयर में, तो बैंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट c से चल रही है मीडियम, और यहाँ पर वेवलेंथ है मान लो लैम्डा ऑफ एयर और फ्रिक्वेंसी f। तो यहाँ पर स्पीड बदल जाएगी, v हो जाएगी v ऑफ ग्लास, लैम्डा ऑफ ग्लास आ जाएगा, बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगी और फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता था, इनका फॉर्मूला ये बनता था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू होता था n1 अपॉन n2, इक्वल टू होता था
इक्वल टू होता था v ऑफ ग्लास अपॉन v इन एयर, ये होता था। N1 कौन सा मीडियम है? ये एयर एयर वाला। तो स्पीड इसकी नीचे आएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है तो इसकी स्पीड नीचे आएगी। ये कौन सा मीडियम है? वाटर मीडियम, तो उसकी स्पीड ऊपर आएगी। और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ऑफ ग्लास मीडियम। फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी लैम्डा इन एयर मीडियम, तो ये कट जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है ना। और इस तरह से आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1 इक्वल टू N2। N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इसके कंपेयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम 1 लेते थे, ये होता था 1.5 कुछ ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाता 1.5। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ से निकालूँ, यहाँ पे लिखूँ 1 अपॉन, इसको N2 को हम बोल दें N, एयर वाले को क्या बोल दिया 1, N2 को बोल दिया N, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन N, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर दो एक बार, लैम्डा ऑफ ग्लास अपॉन लैम्डा ऑफ एयर, रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा C अपॉन इक्वल टू N, है ना। और ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ एयर अपॉन लैम्डा ऑफ, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, वेवलेंथ इन एयर मीडियम, वेवलेंथ इन ग्लास मीडियम, ये होता था। ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में, है ना, लाइन से चैप्टर है भाई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, अब अगला चैप्टर जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको क्या बोलते हैं लाइट, विजिबल लाइट, तो उसके लाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वाला पढ़ेंगे। लिख लो जल्दी से, तो यहाँ से साफ साफ मिल रहा है हमें। कि जो वेलोसिटी आती है वो आती है, ये भी बनाना जो है? अरे नहीं, ये तो मैंने वैसे समझाया है, ये लिख लो, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये तो मैंने वैसे पुराना बताया है, इसको रहने दें, ये तो ऐसे पुराना बताया था। कौन सा? अरे 10th क्लास का। ये है, ये इम्पोर्टेंट, ये लास्ट का लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन कौन सा मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये तो ये वाला बी, अरे ये बी वहां जाएगा, यहाँ इन एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर, इन एनी मीडियम, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वैक्यूम, एक्चुअली वैक्यूम का होता है वो, हम एयर मीडियम का भी उतना ही मान लेते हैं। और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्पीड ऑफ लाइट c क्या है, c क्या है? c क्या है? c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है या इसकी वैल्यू कहाँ से आती है? इसकी वैल्यू आती है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वही ट्रेवल कर रही हैं वैक्यूम में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो इसकी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई खुद का कैरेक्टरिस्टिक ही इसकी स्पीड को डिसाइड करेगा। तो जो सी की वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन
अंडर क्या हो रूट, सकता है जैसे वही हो सकता है जो मीडियम का फैक्टर हो, जो मीडियम के फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जो किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम के फैक्टर पर, क्योंकि ये मीडियम से रिलेटेड चीज़ है। स्पीड मीडियम के बदलने से बदल जाएगी। तो वो मीडियम का फैक्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव में, वो होता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की स्पीड है ना ये, यानी वैक्यूम की स्पीड है। और ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करके सॉल्व करते तो 3 × 10⁸ आता है। याद है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी? ये होती थी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ तो हो जाएगा 4 पाई इंटू में 10⁻⁷। ये लिख लिया आपने? मिटा दे इसको, तो चेक करो जरा आंसर क्या आ रहा है इसका। C बराबर 1/√, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाएगा? 8.82 10⁻⁻12 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फोर पाई इंटू 8.82 लिख बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर से। और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻, ये और ये 10⁻⁻, बोलो -12 और -7 का क्या आएगा आंसर? अरे 10⁻⁻12 -7, 10⁻⁻12 -7, 10⁻⁻19। आप मैं तो इसकी पूछ रहा था, इसका बता आंसर। अब इसका बता दे 8.82 इंटू 4 पाई। ये सर ऐसे ही करना है। हाँ, क्या कह रहा है? रूट क्यों कर दिया? 1 मत कर, अभी तो मैंने सिर्फ 8 पाई की पूछी है वैल्यू। 110.77 अंडर द रूट। ठीक है, अब 10 की पावर, अच्छा इसको ये है ना, ऐसा करो, इसको ऐसे लिख दो 1/√10⁻20 लिख दो। -20 का मतलब क्या करा हमने? से 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे कर दो 107.7, 107.7, यही है ना? सही है। अरे इसको बढ़ा दिया, इसको घटा दिया, 10⁻⁻20 कर दिया, यानी छोटा कर दिया नंबर, ये बढ़ा दिया। बताओ √107.7 कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 10⁻⁻20 का अंडर रूट कितना आएगा? 10⁻−10, 10⁻−10, 10 आ रहा है। 10.37, तो 10.37, 10⁻−10 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 10⁻10 है ना? इसको हम लिख देंगे 10⁻2 × 10⁸ और ये कितना आ गया? 10.37, डिवाइड करो। 2 से 2 जाएंगे, 10 की पावर 2 से है। 100 से और 9 पॉइंट आ रहा है, 9.64। हाँ, क्योंकि अभी वो नहीं हुआ ना, क्या नहीं हुआ? अंडर रूट नहीं हुआ ना। अरे उसका तो अंडर रूट हो गया, इसका थोड़ी रहे, इसका नहीं हुआ, इसका रह रहा है। तो अंडर रूट 10.37 ये होगा। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, जगह नहीं बचे। हाँ, 10⁻−10 से ऊपर आ गया 10⁻10 अपॉन अंडर रूट 10.37, इसको लिख दिया 100 × 10⁸
अपॉन अंडर रूट 10.37 कितना? 3.2 हो गया 3.22 हो जाएगा। 8.82 5 इंटू में 4 इंटू में 5 110.83 110.83 तो ये आएगा 108.3। ठीक है 10 की पावर -19 110.83 आएगा। ओ 110.83 आया था, 110.83 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमने इसको छोटा कर दिया ना तो ये हो जाएगा 110.8.3 ये आएगा 110.8.3। क्या क्या बताया तुमने मुझे? उल्टा सीधा आंसर बताया। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -10 और यह कितना है? अंडर रूट 110.8.3 में 33.29 सही है। अब आ गया ये आ जाएगा 10 की पावर 10 अपॉन 33.29 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 100 तो अपॉन 33 आएगा ही 3 33 नहीं दिख रहा तुझे? कितना आ गया? 3.00 क्या आ गया? लिख लो जल्दी से स्पीड ऑफ लाइट। अरे इसको लिखवाने की जरूरत है, पता है तुम्हें? लिख लिया? अब किसी और मीडियम में, इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाती है? स्पीड चेंज हो जाती है तो हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स v
अरे सी से कम हो जाती है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। सी की वैल्यू कितनी थी, ये रही, अरे ये थी ना 1/100, और इसमें हो जाएगी किसी और मीडियम हो जाएगी एप्सिलॉन एम म्यू एम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी उस मीडियम का परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नहीं रिलेटिव नहीं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये था मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। लिख लो चाहे तो, म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मीडियम नहीं फ्री स्पेस है, नहीं तो नॉट है तो फ्री स्पेस, और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पर बोलो एप्सिलॉन एम क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और म्यू एम क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो इसको अगर थोड़ा म्यू एम होता है म्यू आर, म्यू एम होता है हाँ म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन एम होता है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव है ना, आर लिखा हुआ, तो यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम के क्या रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर म्यू नॉट म्यू आर, तो वी हो जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, इसको अलग रखो और इसको अलग रख दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 10 to power, अरे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सी, अरे सी की वैल्यू अभी लिखवाई है 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर ये हो जाएगा एन, ये फॉर्मूला डेराइव हो गया सी अपॉन एन, एन क्या हो गया अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, जिसको क्या बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे वाटर का एप्सिलॉन आर होता है, वही हाँ देखते हैं ना, मैंने पे कभी सोचा ही नहीं, वाटर का और वो लगा के देखते हैं, वाटर का एप्सिलॉन आर 80 होता है ठीक, और उसका पूछते हैं एप्सिलॉन आर क्या होता है, म्यू आर क्या होता है, चेक करते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वाटर इज 1 होता है, ओके, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, और रिलेटिव कौन सा, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ
वाटर, 25 डिग्री से कह रहा है 80.2, 80.2, 14 का स्क्वायर 80, कुछ और होता होगा इफेक्ट। इसका सर कुछ ये तो तुम पढ़ा था अच्छे चैप्टर, याद होगा है? कुछ हाँ लिख लिया। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अच्छा ये मैग्नेटिक परमिट, ये इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। देख लिया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ एक चीज और लिख लो, मतलब पॉइंट डाल के, कि क्वेश्चन में अगर कहा जाए ऐसे ही, मतलब ऐसे डाल के लिख देते हैं ना कुछ। क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, मीडियम कैसा है? नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, देन टेक mu r equal to 1, and take mu r equal to 1 and epsilon r equal to, epsilon r जो है mu r किसका किसका वो बताता है? मैग्नेटिक का, और इसमें कह रहा है नॉन मैग्नेटिक, तो नॉन मैग्नेटिक के केस में mu r की वैल्यू क्या लेनी है? 1, और एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या लेनी है? जो है एक्चुअल में एप्सिलॉन r की वैल्यू एप्सिलॉन r ही होती है, जिसको हम k भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसके बराबर लेना। उसमें लेते थे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही k होता था वो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है
इसका वो बंद कर दिया। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मूव, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है वहां वहां एनर्जी होती है। तो कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव लिख लो, ईएम वेव एनर्जी। तूने काट दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज डिवाइडेड in two parts, is divided in two parts. One is in the form of electric field, One is in the form of electric field, and other is in the form of, one is in the form of electric field and other is in the form of magnetic field. This is electromagnetic wave energy. ठीक है, अच्छा। तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी, तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको स्मॉल यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? small u. और वो होता है टोटल एनर्जी जितनी भी है अपॉन में वो एनर्जी कितने वॉल्यूम में फैली हुई है, डेट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी को लिखते हैं कैपिटल यू से और वॉल्यूम को लिख देते हैं कैपिटल वी से। वो पोटेंशियल नहीं है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट बोलो ऊपर अरे है एनर्जी होती किस उसमें है? इसमें मतलब किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अरे कैपेसिटर याद है, हाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी पॉजिटिव से, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ वहाँ एनर्जी होगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी तो है। दोनों के फॉर्म में एनर्जी है। तो कुछ आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी की? ऊपर क्या है? जूल, और नीचे क्या है? मीटर क्यूब। तो जूल पर मीटर क्यूब। हम लिखेंगे यूई। यूई का मतलब, इसका मतलब रहेगा इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी इंस्टेंट पर और किसी जगह पर चेंज होती रहती है। किसी जगह पे कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम पे गई, फिर घट गई, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस। ऐसे यू बी क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी किसकी बोलेंगे हम? किस? दोनों की, यानी ईएम वेव की। ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी क्या हो जाएगी? यूई प्लस यूबी। यूई प्लस यूबी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंस्टेंटेनियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो होती है, देखो ये डेरिवेशन हम करा चुके हैं, 1/ε0 E²। 1/ε0 1/ε0
V स्क्वायर, ये होती है टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी ऑफ, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस एनर्जी क्या होगी? 1/mu0 B² अपॉन 2 म्यू नॉट, ये पिछले चैप्टर में कराई थी, EMI चैप्टर में, हाफ Li² वो इंडक्टर के उसमें बताई थी, इसका डेरिवेशन आया था, है ना, इंडक्टर वो उसमें आया था सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के अंदर इंडक्टेंस वगैरह बताते समय ये डेरिवेशन। तो ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है वो, ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा, ये सारी एनर्जी कौन से मीडियम की है? वैक्यूम की, क्योंकि एप्सिलॉन नोड है यहाँ पर और यहाँ पर म्यू नोड है। सर जब मीडियम में आ जाएगी तो उसकी एनर्जी अलग होगी, म्यू एप्सिलॉन एम हो जाएगी, म्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ई की वैल्यू बताना जरा, जो हम रखेंगे यहाँ पे, ई की वैल्यू क्या रखेंगे? ई कौन सी वैल्यू? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो इसको रखेंगे हम ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? यही तो होता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिमिलरली अब बताओ यहाँ क्या रखेंगे? 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, वही रख देंगे जो इसका वही इसका रख देंगे, मतलब साइन वाला फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि दोनों का फेस सेम होता है। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा बी इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा? बी नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या करना है? ये तो एनर्जी बदलती जा रही है, लिख लिया ये, है ना। अभी एनर्जी बदलती जा रही है, तो हमें निकालनी है एवरेज एनर्जी, तो हमें निकालनी है एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू, तो हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। तो 1/2 तो खुद कांस्टेंट है, तो एवरेज वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हाफ, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई नॉट कांस्टेंट है, ई नॉट स्क्वायर ही हो जाएगी। अब बचेगा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टू की एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? 0 से t इंटीग्रेशन डिवाइड बाय t ये आ जाएगा एवरेज वैल्यू 2 म्यू नॉट साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। पिछले चैप्टर में मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था कि जो एवरेज होता है ना, इसका जो एवरेज होता है वो हाफ होता है। तो जब वो डायरेक्ट डेरिवेशन करा देते हैं ना ERMS वाले के लिए, इसका एवरेज क्या होता है? हाफ। साइन ओमेगा टी का बोला था कि एवरेज 0 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता था? हाफ। तो यहाँ पे भी तो ये साइन स्क्वायर कुछ एंगल, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? हाफ। हटा, कोई डेरिवेशन करना, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। इसका बोलो, इसका भी हाफ हो जाएगा, लिख ले। तो यहाँ से तुम्हारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट
E naught square. ई नॉट स्क्वायर, और एवरेज एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड आ गई 1/4 म्यू नॉट पी नॉट स्क्वायर। ठीक है, जैसे छोटे छोटे फॉर्मूले बनते चलेंगे। ई आर एम एस क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का आर एम एस होता है। ई आर एम एस हो जाएगा ई नॉट अपॉन √2। ठीक है, तो ई नॉट की जगह क्या रख देंगे? √2 टाइम्स ई आर एम एस, तो हो जाएगी यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की, ई नॉट स्क्वायर है ना? 1/4 आएगा सर। हाँ, ई नॉट स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा √2 ई आर एम एस का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और ये हो गया ई आर एम एस का स्क्वायर। 2 से कट गया तो आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का। ये आगे एवरेज एनर्जी। सिमिलरली इसकी एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी? 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर। अरे इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, क्योंकि बी नॉट बराबर बी आर एम एस क्या होता है? बी नॉट अपॉन √2, यहाँ से बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी √2 टाइम्स BRMS। इसको रखोगे इसमें, यही आंसर आएगा। तो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी थी इन दोनों की? इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या थी? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई इंस्टेंटेनियस का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की थी 1/2 म्यू नॉट बी का स्क्वायर। जब इंस्टेंटेनियस एनर्जी थी तो ई था, इंस्टेंटेनियस ई था। इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी थी तो इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड था। और जो एवरेज एनर्जी है तो इंस्टेंटेनियस की जगह क्या है? आरएमएस वैल्यू। और जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है तो इंस्टेंटेनियस की जगह क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है इसमें, प्रूफ करो कि जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास है, मन नहीं कर रहा अरे नोट्स में है ये, तो इसको मत, चाहे तो नोट्स से देख लियो नोट्स से लिख लियो। क्या कह रहे हैं ये? मेरे को ऐसा मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला पेपर में आता है। क्वेश्चन लिखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स energy is equally divided in electric and magnetic field. In electromagnetic waves energy is equally divided in electric and magnetic field. Then prove energy is equally divided in electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी सेम डिवाइडेड होती है। देन प्रूव यू ई बराबर यू बी, यानी एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड प्रूफ करो बराबर है। ठीक है, ये लिख लिया, लिख लो पहले, नहीं लिखा हो तो ये पूरा लिख लो।
हाँ जो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो लिख रहे हैं ना, तो लिखो। मेरे क्लास में कॉमर्स, पुलिस सुनिए एक तैयारी करी परसेंटाइज क्या था वो और क्या कॉन्फिडेंस कॉन्ग्रेस से हो और निकल जाएगी। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया ना, बाहर निकल देखा नहीं है ना मैं कहता रहा हूँ, अभी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया ना अभी पूरा कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया। ओ फिर मैंने बताया मैं कि तुमसे होशियार हो के 82% आ रहे हैं, वो भी कोचिंग लेने के साथ। इसने इससे ज्यादा होशियार थी, 82% है उसके। आकाश की मैथ इससे अच्छी है, उसके भी 70% आए। आकाश सर के लिए आकाश सर, आकाश आकाश वो, हाँ आलोक का भाई। लिख लिया। अब ये प्रूफ करना है कि भाई यू ई बराबर यू बी है, कहीं से भी ले सकते हो। अच्छा मैंने कौन से यू ई लिया है, इंस्टेंटेनियस एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस हर इंस्टेंट पे बराबर है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, तो ये प्रूफ करना है। तो ले लो, देखो तुम्हारे सामने प्रूफ करते हैं, ट्राई करते हैं क्या होगा, बताओ। यू ई कितना है, हाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, हमें बी में बदलना है, यू ई को यू बी लाना है, कैसे लाएं, तो कल पढ़ा था एक फॉर्मूला, ई अपॉन बी बराबर सी, ई अपॉन बी बराबर सी, और एक हम जब से फोर पंप पढ़ रहे थे, ई नोट बाय वी नोट बराबर सी, ये भी पढ़ रहे थे, लेकिन वो हर इंस्टेंट के लिए बराबर था, इन दोनों का रेशियो, तो वही यूज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह क्या हो जाएगा, है ना, बी मल्टीप्लाई सी, ये आ जाएगा, तो ई के स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट हटाना है हमें, म्यू नॉट लाना है, अरे यू भी अगर हमें लाना है
तो यू बी का फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। अब हमारा बी स्क्वायर तो आ गया, लेकिन एप्सिलॉन नॉट हटाना, म्यू नॉट लाना है, तो कैसे लाएं? सी भी है तो सी की वैल्यू रख दो। सी की वैल्यू आज हमने निकाली थी अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी की वैल्यू निकाली थी तो उसको रख दो। पेपर में आया है क्वेश्चन ये एप्सिलॉन नॉट, हाँ बी स्क्वायर, सी हरियाणा बोर्ड में भी आया, सीबीएसई में भी, दोनों में आया। सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, जो कि हो गया यू बी के बराबर। तो यू ई यू बी के बराबर है। उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा कर सकते हो प्रूफ, यू बी से स्टार्ट करो और यू ई के बराबर कर दो, तो कैसे कर लो, है ना। तो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं हमने लिख दिए। जो भी तो जो आपने करा नहीं था वो चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जाता है एक बॉक्स, हाँ वो भी आ रखा है। कौन सा? ये हाँ हाँ समझ गए। अच्छा एक और तुम्हें वो याद है क्या बोलते हैं उसका नाम, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स में हम बताते थे कि लाइट चार्ज पार्टिकल आते थे, कुछ चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाते थे, कुछ नीचे की तरफ, कुछ अनडेविएटेड जाते थे सीधे। जो अनडेविएटेड जाते थे वो चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ वाला फोर्स और नीचे की तरफ वाला फोर्स बराबर होता था। ऊपर की तरफ वाला फोर्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, और नीचे की तरफ होता था मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स क्यू वी बी। क्यू से क्यू कट जाता था, ई अपॉन बी बराबर क्या आता था बी। यही तो फॉर्मूला है एक्चुअली में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड के बराबर होता है। तो वहां पे भी स्पीड थे, यहाँ पे भी देखो वही। ठीक है लिख लो इसको, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया तुम्हारे सामने। उल्टा प्रूफ भी कर सकते हो तुम, यू बी से लेना, यू बी से चलना, यू ई आ जाएगा। यहाँ में यू ई से स्टार्ट करा है, यू बी लिया है। ठीक है कहाँ जा रहे हो, जर मंदिर? फिर आगे से सीन हैं सोमवार को जाओगे? सोमवार की बात हो रही है तुम्हारी हैं? उसमें कौन से उसमें
यात्रा में देख ले पत्थर ना लग जाए तेरे। कहाँ जाता है? अच्छा अच्छा, आजकल तो दो हो गए ना स्पॉट है, एक हो गया पहले धीर मंदिर और अब ये दिल्ली मुंबई वाला है। अच्छा अब कहाँ जाएगी दिल्ली? मुझे भी ले चले किसी दिन। चलेंगे सर किसी दिन। सही है, बढ़िया। दो हो गए, दो हो गए। अभी तय कर ली कब चले? 15 अगस्त के आसपास चलना, मैं ले चलूंगा तुम्हें। सर हम गए थे एक दिन रात में स्कूटी से, हम 4-5 लड़के थे, 2 स्कूटियाँ थी। अब बम्बई हाईवे क्रॉस कर रहा था, हम वापस आ रहे गाड़ियों को देख के। क्या अच्छी इतनी गाड़ी में जा रही थी सर। सही बात है। आज तो फिर आज तक नहीं गए तुम पहले? नहीं वैसे तो गए, तो गाड़ी में गए? साइड गांव वाला रास्ते में ना अंधेरा ज्यादा था। अच्छा, तो रात में गए इस वजह से। रात में गए। अच्छा, फिर हम वापस आ गए। चढ़ जाती बाइक पे। अच्छा दोनों से जिगर वाले थे। वो तो भाई सच में बहुत खतरनाक है वो रोड। वो तो खतरनाक है ही भाई, बहुत तेज जाएगी ना गाड़ी तो वहां से। अच्छा हाँ, इन पे तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। ये हो गई टोटल एनर्जी डेंसिटी। इसमें कुछ समझाने की चीज है या फिर आ ही रहा होगा समझ? बर्थडे कब आता है? बर्थडे कब आता है? 15 अगस्त। 15 अगस्त की आता है। जब भी कहते हैं आप। चला ले कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा 5 बजे लेने आएंगे तुम्हें? 5 बजे लेने आएंगे तुम्हें? मैं सोच रहा हूँ आज इसको खत्म कर दूं। लो फोन कर दो, क्योंकि जब मैं फोन करूँ तभी आना। तो जाना है 5 बजे? नहीं जाना तो कल चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। आ ही गए। एल अब यहाँ आ जाएंगे जब फोन उठाएंगे। बस इतना चलेगा? कितना? नहीं नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चंस हैं, मैं तो थ्योरी का बता रहा हूँ, बस यहीं तक है। यहीं तक है, हम यहाँ पर है। ये क्या हो गया? हाँ लिख ले। अरे इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, इसमें क्या ही समझाना। ठीक है, तो टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, टोटल एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट हो जाएगी। हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इंटेंसिटी ऑफ EM वेव।
इंटेंसिटी ऑफ, तेरा कितना है मैथ का? 5.5। 5.5 है ना, हाँ ठीक हो गया। क्यों तेरा क्या चल रहा है मैथ में? इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, हाँ फिर अब नया चैप्टर शुरू करेंगे एप्लीकेशन। इतना ट्रिग्नोमेट्री। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव लिखो, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या है? एनर्जी कैरिंग, नो सॉरी, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, intensity of EM wave, the energy crossing per unit area per unit time, crossing per unit area per unit time, पर यूनिट हाँ per unit area per unit time in a direction, energy crossing per unit area per unit time in a direction perpendicular to the direction of propagation, propagation is called intensity of wave, is called intensity of wave। मान लो ये कोई इमेजिनरी वॉल्यूम है, ऐसे ही बना लेते हैं, यहाँ से ईएम वेव मूव कर रही है, तो इस एरिया में से पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है, इस एरिया में से कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। सिंपल है, इंटेंसिटी क्या है, कितनी एनर्जी जा रही है, कितनी एनर्जी जा रही है डिवाइड बाय कितने एरिया में से जा रही है, डिवाइड बाय कितने टाइम में गई, तो हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इंटेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट की बात है, जूल, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और टाइम मतलब सेकंड, तो हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज एनर्जी। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर सेकंड जो होती है होते पावर, यानी कितनी एनर्जी पर सेकंड फ्लो कर रही है पर यूनिट एरिया, तो हो जाएगा पावर अपॉन एरिया, यानी P अपॉन ए, U अपॉन टी हो जाएगा पावर, U अपॉन टी क्या हो जाएगा पावर। तो एक इसकी एक और यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट, है ना, वाट, वॉट पर सेकंड, वाट पर मीटर स्क्वायर, तो हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, देख लो ठीक है। इसके बाद एक और है कि एनर्जी डेंसिटी, अभी अभी पढ़ा हमने एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी,
एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब ये एनर्जी जा रही है इसमें से, तो इसमें किसी टाइम पर एनर्जी है अंदर पूरे में, तो कितनी एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू कितनी एनर्जी है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, हो गई एनर्जी डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम, इस स्पेस का वॉल्यूम। और ये कौन सी एनर्जी डेंसिटी है, तो ये एनर्जी डेंसिटी किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं इंस्टेंटेनियस हम बार बार अलग अलग इस इंस्टेंट पर ये एनर्जी, इस इंस्टेंट पे वो नहीं बताएंगे, तो क्या बताएंगे, एवरेज, ओवरऑल एवरेज। तो दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ऐसे लिख लेते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी। और ऑफ कोर्स किसकी एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब ये तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग एनर्जी बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किसकी है, पूरे ईएम वेव की एनर्जी है जो इस वॉल्यूम में फंसी हुई है, भरी हुई है। इसको हम लिख सकते हैं U अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एरिया, और दिस इज योर लेंथ, तो A इंटू में L, दिस इज एरिया ऑफ दैट इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज लेंथ। अब इसको ऐसे लिखें U अपॉन A L, इस L लेंथ में कितने टाइम में एनर्जी फंस जाएगी या कितने टाइम में भर जाएगी। तो देखो जो आपकी वो जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट से, है ना। अगर वैक्यूम की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट से, तो स्पीड की फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू स्पीड है c, टाइम है t, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम ले लेते हैं l लेंथ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, l लेंथ, l लेंथ ट्रेवल करा किस लाइट स्पीड ने, लाइट ने c स्पीड से t टाइम में, तो यहाँ पे l लेंथ को लिख देंगे c इंटू टी, c इंटू टी। अब देखना जरा ध्यान से, ओहो ये फॉर्मूले ये छोटे छोटे, ये आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है, ये रहा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है, तो इसको लिख देंगे इंटेंसिटी अपॉन सी, अपॉन सी। तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, U इंटू सी। U क्या है, यहाँ पे लिख रखा हमने एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से जस्ट पहले हमने डिराइव करा था, क्या आया था जब टोटल एनर्जी निकाली थी, बताओ जरा। हाँ क्या आया था बोलो, 2 म्यू नॉट, है ना, बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये हो गया U के बराबर। और एक और आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आया सर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टू बाई सी। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी का दो फॉर्मूले, किसके टर्म्स में, बी नॉट और ई नॉट के टर्म्स में, ई नॉट आएगा बी नॉट और ई नॉट के टर्म्स में, ठीक है लिख लो ये बी नॉट और ई नॉट के टर्म्स में। इसको एक में पन्ने में सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के दे दूंगा, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव,
कौन दे देख लिया, नाटक भर गई, कोई बात नहीं, नोट्स तो है तो उसमें से लिख लिया, साथ के साथ लिख लेते, थोड़ा ज्यादा समझ आ जाता है। बाकी तो पीडीएफ में है ही सब कुछ, ठीक है, वहीं से लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर या फिर एनर्जी फ्लक्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, या इसको बोलेंगे ईएम वेव फ्लक्स, यही है ना, ईएम वेव फ्लक्स जो हमने पढ़ा था इंटेंसिटी, अब ये यही है, पॉइंटिंग वेक्टर बोल लो, एनर्जी फ्लक्स बोल लो, या ईएम वेव फ्लक्स बोल लो, ये कुछ नहीं है, इंटेंसिटी विद डायरेक्शन। इंटेंसिटी तो हमने पढ़ लिया, उसमें बस डायरेक्शन और जोड़ दो तो आपका बन जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर फ्लक्स। इसको एस वेक्टर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या इंटेंसिटी के बराबर है, और इसकी डायरेक्शन और जोड़ दो, डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन वी कैप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज योर पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, इट इज द इंटेंसिटी विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ क्या जोड़ दो, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किस तरफ है, इस तरफ इंटेंसिटी है, तो वो डायरेक्शन एनर्जी फ्लक्स, और कुछ नहीं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता ही दिए, इंटेंसिटी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड बी नॉट, ई नॉट के टर्म्स में बहुत पूछा जाता है, लिख लो। ये तो तुम्हें पता ही, अभी बताया था।
देख लिया। मान लो एक लाइट सोर्स पूछा है कि भाई पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स के लिए इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड करती है, कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी किस हिसाब से चेंज करेगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी तो कैसे बढ़ घटेगी, इस टाइप से। तो पॉइंट सोर्स है बल्ब, ये अपनी लाइट को हर डायरेक्शन में फैलाएगा, हर डायरेक्शन में फैलाएगा। तो इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कितने एरिया में फैलेगी, बोलो जितना एरिया रहेगा, कितना एरिया रहेगा वही तो पूछ रहा हूँ। मान लो आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे कितने एरिया में ये एनर्जी फैलेगी, इसकी इंटेंसिटी फैलेगी। 3D है भाई दुनिया। एक छोटा सा बल्ब है एलईडी बल्ब और इसकी एनर्जी चारों दिशाओं में फैलेगी। तो मतलब आर डिस्टेंस पे कितने एरिया में फैलेगी, क्या? एरिया हाँ तो वो एरिया तुम्हें बताना है। मान लो ये पॉइंट सोर्स है एलईडी बल्ब, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, वो पूरे उसमें फैल जाएगा बॉल जैसे उसमें। तो कितना एरिया में फैलेगा, 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो कौन से एरिया में फैलेगा, पूरे स्फेयर में फैल जाएगा, इसमें फैल जाएगा पूरे स्फेयर में। तो जो इंटेंसिटी होगी यानी आई, वो होगी पावर यानी कितनी एनर्जी पर सेकंड यहाँ से आ रही है, कहाँ से, बल्ब से। पावर यानी कितनी एनर्जी आ रही है हर सेकंड बल्ब से, और वो एनर्जी कितने एरिया में फैल गई, इस पूरे एरिया में फैल गई अपॉन 4πr²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, वही पूछ रहा है डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा r डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। नेक्स्ट लाइन सोर्स के लिए पूछ रहा है। मान लो कोई बल्ब एलईडी बल्ब ऐसे रखा है और यहाँ पर दोनों जगह बल्ब लगा रखे हैं। तो इसकी जो एनर्जी फैलेगी वो कौन से उसमें फैलेगी, इसकी जो एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ऐसे जाएगी, इसकी ऐसे 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 चारों एक सर्कल बनाते हुए, नीचे वाले की भी एक सर्कल बनाते हुए उसके एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एनर्जी फैलेगी। तो इसकी एनर्जी ऐसे फैलेगी, ठीक है। आर डिस्टेंस पर कितनी एनर्जी फैलेगी, तो इसका आ जाएगा पावर का फॉर्मूला, सॉरी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी बताओ, पावर अपॉन एरिया कितना होगा इसका, बताओ सिलेंडर का। वो वॉल्यूम होता, वॉल्यूम हाँ वो भी वॉल्यूम आर क्यू मतलब वॉल्यूम। इसमें होता है 2πRH, ठीक है। मान लो h हाइट के सिलेंडर में वो फैलेगी, तो कितने एरिया में फैल जाएगी, पूरा एरिया। अरे सिंपल फॉर्मूला है, मुझे तो सबसे मतलब मुझे मैथ के फॉर्मूले याद नहीं होते, लेकिन ये फॉर्मूले मुझे पहली बार में याद हो गए। मतलब मुझे कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे समझ आ गए फॉर्मूले। अरे इसमें है क्या, ये है सिलेंडर और ये इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये लेंथ कितनी है, सर्कल की लेंथ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, तो 2πr h हाइट तक 2πRH, ये फॉर्मूला। अगर मैं इसके अंदर के वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें पानी भरा जाएगा, क्या भरेगा, तो पहले सरफेस एरिया ले लो, ये वाला एरिया कितना है, πr², h, दैट इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला। अरे उसमें 9th क्लास में आता था ना, एक सिक्का लिया उसके ऊपर एक और सिक्का रख दे, एक और सिक्का रख दे, एक और सिक्का रख दे, तो सिलेंडर बन गया। तो वहाँ से कनेक्ट हो गया πr²h का फॉर्मूला क्यों होगा, या 2πRH ही क्यों होगा, और
क्यूब का कैसे याद हुआ, उसमें दिखाया हुआ था कि क्यूब से पानी सिलेंडर में भर रहे हैं, तो 3 क्यूब से एक सिलेंडर भर गया, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम उससे 3 गुना है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं मैथ में तो इतने फॉर्मूले होते हैं याद ही नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें लास्ट टॉपिक बचा है मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है एनर्जी, ओ मैंने सीधा लिख दिया थोड़ा सा सही है सही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एच एफ, ये भी होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एच एफ। ये क्या है? फोटोन की एनर्जी याद है तुम्हें? एनर्जी ऑफ फोटोन सुना है तुमने? फोटोन केमिस्ट्री में है ना, तो वही वाली एनर्जी है। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? देखो यहाँ पे हमने एनर्जी निकाली वेव की फॉर्म में, ठीक है। एक ये और एनर्जी होती है लाइट की, या वेव फॉर्म में तो नहीं होती है एनर्जी, ये लाइट पार्टिकल फॉर्म में होती है, जो भी है ठीक है। वेव फॉर्म में भी कह सकते हो। तो बोलो ये हो गई एनर्जी। एनर्जी कितनी हो गई? एच इंटू एफ। एफ की वैल्यू क्या होती है? एफ इंटू में लैम्डा बराबर सी, तो यहाँ से लैम्डा सॉरी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन वेवलेंथ। सी अपॉन वेवलेंथ, तो यहाँ से एफ की जगह क्या रख देंगे? सी अपॉन वेवलेंथ। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एनर्जी का, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पे आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ वेव। तो बहुत ही अजीब और गरीब है कि वेव है उसके पास मोमेंटम है। मतलब हमने पढ़ा था पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन कुछ धनी लोगों ने बताया कि लाइट वेव है तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम भी होगा। तो नेक्स्ट चलती हुई वेव के पास होता है मास। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये मोमेंटम सब कुछ, ठीक है, और डिटेल में। तो मोमेंटम कितना होगा? अगर किसी की वेवलेंथ, किसी लाइट वेव की वेवलेंथ लैम्डा है तो उसका मोमेंटम होगा एच अपॉन लैम्डा। अगर किसी हाँ सब केमिस्ट्री में पढ़ रखा तुमने, किसी लाइट वेव की वेवलेंथ लैम्डा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? एच अपॉन एच, वही है ये रहा प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा तुम्हें पता ही है वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज वेवलेंथ। हाँ सेकंड चैप्टर आएगा पूरा तेरा, एटम चैप्टर आएगा फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर आएगा उससे पहले वाला फिजिक्स में, है ना। इसके बाद एक और तीसरा फॉर्मूला, इस एनर्जी और इस मोमेंटम, इन दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम एंड एनर्जी क्या है भाई? क्या रिलेशन मिलेगा? ये है एच अपॉन लैम्डा। एच अपॉन लैम्डा क्या है? पी। तो वहां एच अपॉन लैम्डा की जगह रख दो, क्या हो जाएगा? पी सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है।
क्या हो गया? लो भाई, अब बस इतना ही टॉपिक बचा है कि ये वाला वर्ड बढ़ पाएगा, बस इतना ही बचा है। फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स भी आ गई, मोमेंटम आएगा तो फोर्स भी आएगी। फोर्स एक्सर्टेड ऑन रिफ्लेक्टिंग या perfectly reflecting on perfectly reflecting and non-reflecting surface by EM wave. Force exerted on perfectly reflecting and non-reflecting surface by EM wave. पहला ले लेते हैं, perfectly reflecting surface. मान लो कोई एक मिरर है, वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई लाइट वेव आई या ईएम वेव आई, कोई सी लाइट वेव हम देख पाते हैं तो इसलिए, तो क्या होगा, लाइट जब तो रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो रिफ्लेक्ट कर गई, यही लाइट वेव रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे चली गई। हम यहाँ इसलिए दिखा रहे हैं, ऑफकोर्स जाएगी तो यहीं से ही, पर यहाँ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ताकि वो समझ आए। हाँ नहीं नहीं, सीधे आई है, नॉर्मल, ऐसे नहीं आई, ऐसे आती तो ऐसे जाती, पर ये नॉर्मल आई है, वो और टफ हो जाएगा क्वेश्चन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अरे होता है तो ऐसे लाइट आई, ऐसे चली गई, तो इस लाइट ने इस मिरर के ऊपर कितना फोर्स लगाया ये क्वेश्चन है, लाइट में फोर्स लगाती है तो जो लाइट आई उसका मोमेंटम, लाइट आ रही होगी हम फोर्स लगा वो एनवी सर वाली वीडियो चल रही थी, हो गया, लाइट आती है फोर्स लगाती है, जो लाइट पड़ रही है हमारे सर पर, ये हम पर लगा रही फोर्स, फोर्स फील हो रहा है तुझे, जो कह रहा हाँ जो तुझे फोर्स फील हो रहा है तो सूरज की रोशनी का फोर्स फील होता है इतनी गर्मी लगती है तो मोमेंटम, तो जब लाइट आएगी तो उसका मोमेंटम कितना है, एच अपॉन लैम्डा, है ना, लाइट जाएगी तो उसका मोमेंटम कितना है, एच अपॉन लैम्डा, है ना, परफेक्टली, बस ये डायरेक्शन होता है मोमेंटम में, तो ये इस डायरेक्शन में आ रही है तो इसको माइनस एच अपॉन लैम्डा लिख देते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो एवरेज फोर्स है, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला है। तो जो ये एवरेज फोर्स आया, फाइनल मोमेंटम कितना है, ये रहा माइनस, तो फाइनल मोमेंटम को प्लस ले लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम को माइनस ले लेते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, एच अपॉन लैम्डा, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये माइनस फॉर्मूले का है, इनिशियल मोमेंटम है माइनस एच अपॉन लैम्डा डिवाइड बाय टाइम, तो जो एवरेज फोर्स आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन लैम्डा इंटू टी, 2h अपॉन लैम्डा इंटू टी। अच्छा इसको एनर्जी के फॉर्म में लिख दो, h अपॉन लैम्डा क्या है, अरे इसने ना मैंने जो कर रखा है वो उससे कर रखा है, ऐसे कर रखा है, इतना वो ड्रामेबाजी नहीं करी, h अपॉन लैम्डा h अपॉन लैम्डा सीधा करा है, इसको p लिख दिया, इसको माइनस p लिख दिया, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया p, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया माइनस p अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा 2p अपॉन p, और इक्वल टू 2, और p की वैल्यू यहाँ से लिख दी E अपॉन सी इंटू टी, ई क्या है यहाँ पर डेल्टा टी आएगा फोर्स, डेल्टा की क्यों आएगा, अरे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो डेल्टा टी को ही टी लिखा था हमने, अरे टाइम में से टाइम माइनस करेंगे टाइम ही तो बचेगा, तो वो टाइम रखा था हमने, चलो कोई बात नहीं, सी डेल्टा टी, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, बाकी आता वाता है नहीं,
कि एक छत पे लाइट सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो बताओ कितनी फोर्स लगा रहा है उस वो पर। छत पे तो ऐसा कैसे, ठीक है, टू साइड। अच्छा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फोर्स कम होगा। मान लो कोई सरफेस है, लाइट आई p मोमेंटम के साथ और फिर वापस नहीं गई, रिफ्लेक्ट नहीं करा ना, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। तो एवरेज फोर्स आ गई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम को p मान लेते हैं, है ना, या इसको जीरो, इसका माइनस p मान लेते हैं, तो जीरो माइनस माइनस p, अरे माइनस का मतलब डायरेक्शन पायरेक्शन में चला जाएगा, इसको कोई वो नहीं है टेंशन। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला हो गया P अपॉन डेल्टा टी, और P की वैल्यू है E अपॉन C डेल्टा। ये हो गया खत्म ये वाला टॉपिक। अब तो बस यूजेस बचे हैं इसके चैप्टर के, यूजेस, जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यूजेस में से। थ्योरेटिकल बचा है, मतलब याद करने वाला, ऐसा कुछ समझने वाला कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इन टॉपिक्स पे जितने भी फॉर्मूले बताएं नोट्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, कल करना बैठ के आराम से, कल की छुट्टी रहेगी, संडे है ना कल, संडे इज फंडे। हैप्पी संडे है।